टू माय चैनल स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। बहुत दिन से कुछ वजह से मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं चैप्टर को रिलीज नहीं कर पाई। बट अभी हम पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 6 पर दिया हुआ एक डू यू नो का छोटा सा पार्ट है। उसमें दिया है कि हमारी अर्थ पर एक दिन में ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार, है ना, जो वेव्स होते हैं। कौन से वेव्स मतलब क्या? तो समुद्री लहरें। ये लहरें डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है एक दिन में 2 बार। ये क्या कह रही हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दिस इज अर्थ। ओके, और मान लो ये मून है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर मान लो ये अर्थ का यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, क्लियर, समुद्री एरिया है। तो इस समय पे क्या होता है, तो मून का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब हमने पढ़ा था कि दो चीजों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो यहाँ पर मून है, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स है खुद का। इस समय पे क्या होता है कि मून अपने फोर्स की वजह से, मतलब मून के फोर्स की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला जो वाटर है वो खींचा जाता है। क्लियर, इसकी फोर्स की वजह से वो खींचा जाता है। तो खींचने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें बनती है, वाटर हाई टाइड्स आते हैं। हाई टाइड्स आते हैं ना समुद्री में। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये हाई टाइड्स इस सन के फोर्स की वजह से, मून के फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक, अब जब ये यहाँ पर हाई टाइड्स आ रहे हैं, तो यहाँ से राइट एंगल, मतलब इस पोजीशन पे, यहाँ पर, और इस पोजीशन पे क्या आएगा, लो टाइड्स आएंगे। क्लियर, इस तरीके से यहाँ से पानी पूरा यहाँ उठ जाएगा, मतलब इधर साइड में हाई टाइड्स आ जाएंगे और इसके जो अपोजिट साइड है यहाँ पर क्या हो जाएगी, लो टाइड्स आएंगे। क्लियर, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है। आप हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। आपकी ज्योग्राफी की बुक है, उस बुक में प्रॉपर दिया हुआ है। चाहे तो आप वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो और आंसर में आप राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर, जरूरी नहीं है कि आपके साइंस की बुक में जो दिया है वो ही आपको पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं राइटिंग वर्क करते तक थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। देयर आर सम क्वेश्चंस इन योर बुक। These are: will the velocity of a stone thrown upward remain constant? What is the meaning of this question? So first, the velocity क्या बोल रहे हैं? Will the velocity of a stone, velocity का मतलब होता है गति। ठीक है, गति। तो स्टोन की गति एक बार ऊपर जब फेंकते हैं हम, तो क्या वो गति कांस्टेंट होती है, मतलब चेंज नहीं होती है? अगर आप गति नहीं समझ पा रहे हो तो आप स्पीड को कंसीडर करो, है ना। तो पर सेकंड में वो कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर, कितने किलोमीटर, किलोमीटर तो क्या नहीं भागेगा, पर कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर से भाग रहा है ये स्टोन अगर हमने फेंका। तो ये हर बार यहाँ आने तक उसकी स्पीड क्या थी, पर सेकंड में वो कितना भागा, यहाँ जब गया तो वो पर सेकंड में कितना गया, ये सब हमें गिनना है। ठीक है, तो क्या वो वेलोसिटी, कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? तो अगर इसका आंसर आप पूछोगे तो इसका आंसर है नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी चेंजेस व्हेन वी थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। ठीक है, अब किस तरीके से चेंजेस होती है हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल, विल इट चेंज विथ टाइम? क्या ये समय के अकॉर्डिंग चेंज होती है? यस, इट चेंजेस द टाइम। टाइम के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ऊपर ऊपर स्टोन जाएगा तो समय तो बढ़ेगा। समय बहुत माइन्यूट है ना। आप सोचोगे टीचर समय ऐसा कौन सा लग रहा है, तो आप स्टोन को अगर ऊपर फेंकते हो तो बस विद इन सेकंड काम हो रहा है ना, हम फेंक रहे हैं नीचे आ रहा है। क्लियर, तो उतना ही सेकंड, मतलब हम माइन्यूट सेकंड को भी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। सो विल इट चेंज विद टाइम? यस, इट चेंजेस विद टाइम। कैसे हो रहा है इसे आगे पढ़ेंगे। हाउ विल इट चेंज? हाँ, इसे तो हम पढ़ने वाले, ये कैसे चेंज होता है इसका आंसर काफी बड़ा है, हम पूरा तरह आर्टिकल पढ़ेंगे। Why doesn't the stone moves up all the time? एक बार अगर हमने स्टोन को फेंक दिया तो ये ऊपर ही क्यों नहीं जाता, वापस नीचे क्यों आता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसका आंसर आपके पास नहीं है जब तक कि आप इस साइंस की बुक नहीं पढ़ोगे। आप अपने दिमाग से आंसर दोगे कि टीचर ऑब्वियसली कोई चीज ऊपर फेंकते तो नीचे जाएगी, ये आप जवाब दोगे, तो ऐसा भी नहीं है। एग्जैक्ट क्या रीजन है वो भी हम पढ़ेंगे। So why does it fall down after reaching a certain height? कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद ये नीचे क्यों आ जाता है, ये क्वेश्चन है। क्यों ऊपर एक बार फेंक दिया तो ऊपर ही क्यों नहीं जाता है, फिर वो नीचे ही क्यों आता है, ये भी एक क्वेश्चन है। ऐसा क्यों नहीं जा रहा, ऐसा क्यों नहीं जा रहा, वो भी क्वेश्चन है।
जो हमने एप्पल वाले केस में पढ़ा था, न्यूटन के सिर पर, या उसने देखा था कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, वैसा ही एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, सर्टेन हाइट पर जाने के बाद ये नीचे क्यों आ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट डज इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन, अब ये इतनी ऊंचाई पर जाएगा, डिपेंड करता है किस चीज पर डिपेंड कर रहा है ना। तो एक सिंपल सा आंसर इसका, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक वर्ड में, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, बाकी तो हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं कि व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर इसकी मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है। अगर मैं इसको स्टोन को फेंकती हूँ तो ये कितने, मतलब मैक्सिमम हाइट जाने के लिए किस पर डिपेंड है, तो ये किस पर डिपेंड है, मैंने कितना फोर्स लगाया उसके ऊपर डिपेंड है। क्लियर, अब आगे है, then it is given the earth attracts every object near it towards itself, है ना, हर एक चीज को अट्रैक्ट करता है because of the gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि सारी चीजें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। और डायरेक्शन क्या होता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड इन इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर में ही है ना। तो so the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth। इसीलिए कोई भी चीज अर्थ क्या करती है, किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। अब स्टोन पे जाते हैं ना, स्टोन को मैंने अगर ऊपर फेंक दिया वो नीचे आएगा, पर आएगा कैसे, ये जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा, कोई भी स्टोन अगर मैं फेंक रही हूँ, अगर मैं ये चीज को फेंक रही हूँ, ऊपर फेंकती हूँ इस तरीके से, ये दिखेगा भी नहीं आपको इस जहां पर, ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहाँ जाकर नीचे आ गया। क्लियर, मैंने यहाँ से फेंका, ये नीचे आ गया, ठीक है, तो ये एक लेवल तक गया और फिर नीचे आया। तो क्या हुआ, जब मैंने इसे फेंका तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा था, उसे अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो एट सर्टेन लेवल और द आफ्टर सम टाइम और सर्टेन लेवल क्या हो जाएगा, वो उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर, वो वस्तु को मैं स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, मान लो ये इस तरीके से मैं फेंक रही हूँ, ये यहाँ तक गया, तो यहाँ पर जाते जाते क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो फोर्स फिर भी उसको अट्रैक्ट करते रहेगा, इट विल कम डाउन। ये होता है, इसीलिए ये स्टोन जो है ऊपर फेंकने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस नीचे आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर, ये जो भी दिए हैं 4-5 क्वेश्चन के आंसर, ये सारे इतने से एक्सप्लेनेशन में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो नहीं, कांस्टेंट नहीं रहती है। क्या होता है, जब हम कोई भी चीज को फेंकते हैं, है ना, तो इसकी गति नीचे, जब हम फोर्स लगाते हैं तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत, क्योंकि हमने अभी जस्ट फोर्स लगाया है, अपोजिट फोर्स भी है उसके ऊपर, पर अभी फिलहाल हमने फोर्स लगाया है तो ज्यादा फोर्स लगाया है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, फिर थोड़ी कम हो जाएगी, फिर थोड़ी कम हो जाएगी और फिर जीरो हो जाएगी। क्लियर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही क्या, नहीं, हर टाइम इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर कैसे होगा, अब कम है तो फिर थोड़ी कम रहेगी, फिर थोड़ी ज्यादा होगी, फिर थोड़ी ज्यादा होगी, और जब अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है तो वो अपनी तरफ से स्पीड से अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, अब आप बोलेंगे टीचर जब फेंकते हैं तब भी तो फोर्स अट्रैक्ट कर ही रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, पर जब वो उतरते जा रहा है उस समय पे क्या होगा कि उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, इसलिए उसकी वेलोसिटी जब वो अर्थ के पास आएगा तब बढ़ जाएगी। क्लियर, फिर आपकी बुक में एक प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बाद में हम क्लियर करेंगे, पहले थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं क्या है। तो एक दिया है यूज योर ब्रेन पावर, यूज योर ब्रेन पावर में बोला है कि जैसे अर्थ है, अर्थ और एप्पल ये दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो अर्थ अगर उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी तो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एप्पल अर्थ के पास क्यों आ रहा है, अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन किया है आपके बुक में। इसके लिए बहुत लॉजिकल है, बहुत कॉमन सेंस है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली अर्थ तो एप्पल के पास जाने वाली है नहीं, तो एप्पल का मास कम होने की वजह से इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर, फिर दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ आल्सो एक्ट्स ऑन द मून,
मून पे भी एक्ट करता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और उसी की वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे मून पे अट्रैक्ट करता है वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे भी वो अट्रैक्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो उनको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। पर ये गिरते क्यों नहीं, है ना, उन्होंने बोला है कि ये मून है ये गिरता नहीं, या ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है दूसरे जो हम लोगों ने बनाए, इंसानों ने बनाए हैं, ये क्यों नहीं गिरते, ये पृथ्वी पे आजू बाजू तो घूमते ही रहते हैं, तो पृथ्वी को अट्रैक्ट करती है, क्यों नहीं गिरते? तो न गिरने का रीजन क्या है? तो ये जो है ये हमेशा मूविंग मोशन में होते हैं ना, मूव करते रहते हैं। जब कोई चीज मूव कर रही है या उसे वेलोसिटी है, एक गति है, तो इस समय पे क्या होगा, ये फोर्स कितना भी होगा लेकिन उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? अगर इन मून में या फिर इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में गति ना होती, अगर वो घूमते फिरते ना होती, तो क्या होता, ये गिर जाते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से क्या होते थे, वो पृथ्वी पर ही कहीं ना कहीं आके गिर जाते थे। पर अभी ये क्या है, मोशन में है, इट हैज वेलोसिटी सो दैट इट डजंट कम टू द अर्थ। क्लियर? अब आगे का पार्ट, अब नेक्स्ट दिया है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहां मैं लिख देती हूँ एक्सेलरेशन। तो द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसके पास है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है ना अर्थ का। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जब फोर्स एक्ट करता है तो इट रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, वो चाहे बढ़ती हो चाहे घटती हो, पर उसे हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो ये है सेकेंड लॉ कहता है, तो डिनोटेड बाय जी, इसे हम जी से डिनोट करते हैं, किसे? तो एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करते हैं। तो जब पृथ्वी, जब हमारी अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी चीज की गति को चेंज करती है या उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस समय पे उस बॉडी में एक्सेलरेशन अगर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? या फिर दिया है, हाँ यही वर्ड दिया है, प्रॉपर वर्ड दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी, इसे हम जी से डिनोट करते हैं। जब जनरल कोई फोर्स हम लगा रहे हैं तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, पर अगर पृथ्वी के फोर्स के द्वारा कोई चीज का एक्सेलरेशन हो रहा है, किसी चीज की गति में कम या ज्यादा हो रहा है, तो उस समय पे उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज डिनोटेड बाय जी। आप इस चीज को ध्यान में रखें। क्लियर? एक वर्ड दिया है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो ये वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। ये दोनों पार्ट को मैं इसी चैप्टर में क्लियर करूंगी, बाकायदा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रॉपर दूंगी। तो फिलहाल आप इस चीज को भी साइड में रखेंगे, इसको वीडियो में एडिट करके मैं आपको दे दूंगी। क्लियर? फिर एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अगर कोई भी अर्थ की वजह से कोई भी चीज अपनी तरफ खींची जा रही है, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होता है। तो वो वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब वो भी वस्तु अर्थ के सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगी, फिर ऑब्वियसली सेंटर में नहीं जाएगी तो सरफेस पर आकर रुक जाएगी। क्लियर? The acceleration is depend on the mass of the earth and the radius, है ना, distance between the object and the earth, ऐसा हम बोलेंगे या रेडियस बोलेंगे। मतलब एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, केवल पृथ्वी का मास और रेडियस। क्लियर? डिस्टेंस। तो इसीलिए अगर एक कोई गिवन पॉइंट पे हम बोलेंगे पृथ्वी पर कोई भी वस्तु कहीं पर भी, ये पृथ्वी है, इसके मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं कोई भी भारी वस्तु रखती हूँ या मैं हल्की वस्तु रखती हूँ,
एकदम लाइट वेट हो चाहे हैवी हो, तो अगर उसका एक्सेलरेशन हम कंसीडर करते हैं तो एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर। फिर दिया है उन्होंने कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे हैवी हो चाहे क्या बोलेंगे लाइट वेट हो चाहे और कैसी भी हो, चाहे बुक हो चाहे टेबल हो चाहे चेयर हो चाहे एक क्या बोलेंगे क्विल बोलेंगे है ना, पंख जिसको बोलते हैं, तो अगर पंख को भी हम यहाँ से फेंकेंगे और बुक को भी यहाँ से फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन जो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब अगर मैं वो वस्तु को फेंकती हूँ तो वो एट द सेम मोमेंट पर पृथ्वी पर टच होंगी। ऐसा रियलिटी में करके देखोगे तो नहीं होगा, पर बाद में मैं बताती हूँ कि ये होने वाला कैसे है। फ्री फॉल में हम इसे पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट फ्री फॉल क्या है, और फिर फ्री फॉल में हम पढ़ेंगे कि जब कोई सेम वेट अलग अलग वेट की भी हम वस्तु एक साथ फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर एक साथ ही टच होती है, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा इस पर डिपेंड होगा, नॉट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे, एक पॉइंट रह गया, जो जी की वैल्यू होती है ये होती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम 10 भी लिखते हैं, 9.7 का मतलब हम 10 भी कंसीडर करते हैं, ये 7 है मतलब 5 से ऊपर है इसलिए 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे और ये वैल्यू को तो याद ही कर लेना है 9.77, और प्रॉब्लम में बहुत बार हमें प्रॉब्लम इजी जाना चाहिए इसलिए हम इसे 10 लिखते हैं। और एक और चीज है कि एक्सेलरेशन जो है, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये जो है आप अर्थ का देखेंगे तो ये अलग आएगा, आप मून पे जाओगे तो अलग आएगा, और कोई और प्लैनेट पे जाओगे तो वो अलग अलग ही आएगा, ये फिक्स नहीं होता है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं जिसे, है ना, इन दो चीजों के बीच का जो डिफरेंस है इसे जो हम डिनोट करते हैं, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये यूनिवर्सल है, ये आप कहीं पर भी कोई भी प्लैनेट पे जाओगे तो भी आपको इसकी वैल्यू फिक्स लिखनी पड़ेगी, बट इसकी वैल्यू कैसी है उस प्लैनेट पर दूसरी रहेगी, है ना, आप मार्स पे जाते हो या फिर मून पे जाते हो तो आपको जी की वैल्यू अलग रहेगी, हम अर्थ पे रह रहे हैं तो अर्थ पे 9.77 है। क्लियर, तो जी की वैल्यू ये फिक्स होती है, और ये स्मॉल जी जो होता है इसमें वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो वैल्यू है ये कैसी होगी हर प्लैनेट पर अलग अलग होगी। तो अब मोस्टली प्रॉब्लम्स हमारे अगर अर्थ से रिलेटेड होंगे तो आपको 9.77 ही डालना होगा, और अगर प्रॉब्लम्स और कोई इसके आएंगे प्लैनेट्स के आएंगे तो आपको वहां पर जी की वैल्यू दी हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब जी की वैल्यू अर्थ पे तो सेम होती है, इसके पहले मैंने बताया अभी, लेकिन अर्थ पर भी इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज्यादा होते रहती है, पर हम कंसीडरेबली जो कंसीडर करना है तो हम एक फिक्स वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पृथ्वी पर भी चेंज हो रही है, तो कौन से बेस पे चेंज हो रही है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, अर्थ का सरफेस चेंज होता है तो इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये कैसे, तो आप देखेंगे इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर ये इक्वेटर होता है बीच वाला, यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है मतलब रेडियस ज्यादा है, और यहाँ से आप देखेंगे तो डिस्टेंस कैसा है कम, तो ये पोल्स पे, ये पोल्स हो गए। ठीक है, तो जो डिस्टेंस कम होता है इस पोजीशन में, क्योंकि पृथ्वी जो है एग्जैक्ट गोल नहीं है, वो कहीं कम या कहीं ज्यादा है, तो पोल्स पे वो कैसी है ऐसी चपटी सी है। ठीक है, और यहाँ पर कैसी है बल्जेस है इक्वेटर पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा इस पोल्स के जगह पर वैल्यू जो होगी जी की थोड़ी ज्यादा होगी, डिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो ये कितनी होगी 9.832। ओके, कहां पर पोल्स पर, और अगर इक्वेटर की पोजीशन अगर हम लेते हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या आएगी 9.78, थोड़ी कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट आपको फिर भी वो चीज को पढ़ना तो है कि हाँ हमारी अर्थ पर भी जी की वैल्यू क्या है कम या ज्यादा होती है। तो क्या लिखा था, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस को कंसीडर करके भी ये चेंज होती है, पोल्स पे ये थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि डिस्टेंस कम रहेगा रेडियस कम रहेगी। ठीक है, अगर रेडियस देखते हैं तो कम रहेगी, और यहाँ पर सेंटर से अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसा होगा ज्यादा होगा, इस वजह से जी की वैल्यू जो है वो कम रहेगी। ठीक है,
फिर है चेंज विथ हाइट। चेंज विथ हाइट का मतलब क्या है कि जैसे when the value of r increases the value of g decreases। एक पॉइंट लिख के रखा है मैंने कि जब r की वैल्यू बढ़ती है तो g की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि मान लो अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है ना। यहाँ से ये पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, यहाँ से द रेडियस इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब एक प्लेन उड़ रहा है छोटे हाइट के लिए, पृथ्वी से भी ऊंचाई की हाइट कर रही हूँ, ठीक है। अभी तक हमने डिस्टेंस जो देखा था वो यहाँ तक की सरफेस तक का ही देखा था, यहाँ तक का किया था। अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से भी कहीं यहाँ तक के अगर मैं मुझे कंसीडर करना है, कोई वस्तु उड़ रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, या फिर कोई चिड़िया उड़ रही है, या फिर सैटेलाइट उड़ रहे हैं, तो तब कंडीशन क्या होगी या वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू क्या होगी वो देखना है। तो मान लो कि एक छोटी हाइट के लिए अगर यहाँ से मान लो इतनी हाइट ज्यादा होगी 10 किलोमीटर, अगर एक एरोप्लेन उड़ रहा है और 10 किलोमीटर ऊंचाई से उड़ रहा है, तो उस समय पे जी की वैल्यू क्या होगी। जी की वैल्यू केवल सरफेस तक ही नहीं होती है, तो जी की वैल्यू उसके जहां तक के ग्रेविटेशनल फोर्स इसका अट्रैक्ट करता है वहां तक के जी की वैल्यू होती है, कम या ज्यादा होगी लेकिन होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 10 किलोमीटर है, मान लो कि 6410 इसका रेडियस हो गया, है ना। इस अर्थ इसका यहाँ से सेंटर से तो इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6410 हो गया। तो ये जो 10 जो बड़ा है 10 किलोमीटर, ये बहुत कम है, तो निग्लिजिबल जो जी की वैल्यू में जो चेंजेस होंगे वो निग्लिजिबल रहेंगे, हम उसे पॉइंट आउट नहीं करेंगे, क्लियर। पर अगर मान लो अब जैसे ये एरोप्लेन था, पर अब अगर हम बोल रहे हैं कि सैटेलाइट उड़ रहा है, सैटेलाइट जब उड़ता है तो ये कोई छोटे डिस्टेंस पे नहीं उड़ता है, ये बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा ना, बहुत स्पेस में चला जाएगा हम बोलेंगे। तो ऐसे समय पे क्या होगा, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, क्लियर। तो ऐसे समय पे जब वैल्यू हम जी की वैल्यू कंसीडर करेंगे, अभी स्पेस में जाने का है मान लो, तो जब हम उन दोनों के बीच में जी की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो वो वैल्यू बहुत चेंज हुई भी रहेगी, क्लियर। इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा है, और डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो वो सैटेलाइट और ये अर्थ के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पर जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और जब जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा और गिरेगा भी नहीं। फिर आपकी बुक में पेज नंबर 9 पे कुछ दिया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो लिखा है इन्होंने चार्ट, इसमें दिया है सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होती है, तो 9.8 होती है। माउंट एवरेस्ट मतलब यहाँ पर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट मतलब पहाड़ी एरिया है और काफी डिस्टेंस बढ़ गया, अभी सरफेस मतलब एक जनरल सरफेस लेंगे हम, है ना। और माउंट एवरेस्ट कैसा हो गया, थोड़ा एलिवेशन हो गया, तो ऐसी जगह पे हाइट 8.8 मीटर 8 किलोमीटर बढ़ गई है, तो जी की वैल्यू 9.8। चलो ठीक है, यहाँ पर भी चेंजेस नहीं हुए, माउंट एवरेस्ट भी इतना ऊंचा होने के बाद भी चेंजेस नहीं हुए। फिर बोला है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैनमेड बलून, मैनमेड बलून जितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो तब उसकी हाइट होगी 36.6 किलोमीटर, है ना। पृथ्वी के सरफेस से और ऊंचा मतलब 36.6 किलोमीटर ऊंचा गया होगा, तो तब उसकी वैल्यू रहेगी 9.77, तब थोड़ी कम हुई है। अब एट हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, अगर वेदर सैटेलाइट है तो 400 किलोमीटर ऊंचाई पर रहेगा हमारे पृथ्वी की सरफेस से, तो उस समय पे द वैल्यू ऑफ जी विल 8.7, थोड़ी कम हो गई है। और हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो इसकी हाइट दी है 35,700, क्लियर। तो तब जी की वैल्यू क्या होगी, तो 0.225 ये वैल्यू दी है। तो आप देख सकते हो कि कैसा जी की वैल्यू जो है कैसे हाइट के अकॉर्डिंग कम कम होते जा रही है। फिर है चेंज विथ डेप्थ, लास्ट पॉइंट है ये, चेंज विथ डेप्थ। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, अगर सेटर के पास जा रहे हैं तब भी जी की वैल्यू कम होती है, सॉरी जी की वैल्यू चेंजेस होती है। अब कम होती है कि ज्यादा होती है बताती हूँ मैं आपको, लिखा ही है वैसे। द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 decreases and one would think that the value of g should increase as per the formula। ये सेंटेंस है ना, ये बड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्या लिखा है कि आप इक्वेशन 5 में देखो, हमने कहा कि जब r की वैल्यू मतलब डिस्टेंस जब डिक्रीज होता है तो g की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है ना। जब डिस्टेंस कम कम होता है, हमने पढ़ा ना,
अभी इसके पहले भी 2-4 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, जब आर जो है वो कम होता है तो जी जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर भी मैंने कुछ पढ़ाया था, यहाँ पर भी पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और अगर आर कम होता है तो जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है ना। ऐसा होना चाहिए, पर इस केस में थोड़ा उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो कम हो रहा है ना, हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, डीप में जा रहे हैं। अगर हम अंदर तक मतलब यहाँ तक अगर मैं पहुंच रही हूँ तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वैल्यू शुड इंक्रीज, बट नहीं, हम जब जितने नीचे नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू उतनी कम कम होते जा रही है। यहाँ ये उल्टा हो रहा है, मैं कैसे वो भी समझाऊंगी। तो ये वैल्यू जीरो होते आएगी कहाँ पर, सेंटर में। जब हम सेंटर में पहुंचेंगे तो ये वैल्यू जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये कैसे होगा इसके लिए मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा मैं रब कर देती हूँ, वेट। अब मान लो कि दिस इज आवर अर्थ, ओके, ये हमारी अर्थ है, ये सेंटर है, क्लियर। अब मैं डेप्थ में जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ से कंसीडर करती हूँ, मान लो मैंने यहाँ एक गड्ढा कर दिया, यहाँ तक आ गई हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पृथ्वी मैंने काफी उसको गहरा गड्ढा कर दिया और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ डेप्थ में उसके, तो इस समय पे मैं क्या कंसीडर करूंगी, इसका मास भी कम होते हुए कंसीडर करूंगी, ठीक है। मतलब मैंने पृथ्वी को यहाँ से कंसीडर नहीं किया, मैं जहां तक गई हूँ मैंने पृथ्वी को वहां से कंसीडर किया, तो पृथ्वी का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। मास पहले जब मैं सरफेस पर थी तो मैंने यहाँ से कंसीडर किया था, तो इतनी बड़ी पृथ्वी थी, अब मैं यहाँ पर खड़ी तो मैं मास इसको भी नहीं कंसीडर करूंगी, इतने टुकड़े को भी मैं छोड़ दूंगी, मैं मास यहाँ से कंसीडर करूंगी। समझ में आया, तो पृथ्वी अभी मुझे छोटी लग रही है ना, इतनी ही पृथ्वी का मास मुझे कंसीडर करना होगा, मतलब मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर दिया है कि एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन आर एंड एम द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। कंबाइंड रिजल्ट ऑफ क्या चेंज हो रहा है, रेडियस भी कम हो रही है और मास भी कम हो रहा है। कैसे, देखो, जितना अंदर जाऊंगी, मैं यहाँ तक आ गई और मैं सेंटर पे आ गई, यहाँ तक आ गई, तो मास क्या होगा, मास रहेगा। अगर मैं सेंटर पे ही हूँ, ये मास रहेगा यहाँ पर पृथ्वी का, नहीं, तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो, क्लियर। और डिस्टेंस, डिस्टेंस भी तो नहीं है, सेंटर पे आते तक डिस्टेंस रहा क्या, वो भी जीरो हो जाएगा, सरफेस ही नहीं है तो कहां से आएगा, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, जीरो। तो अब बताओ, g इज इक्वल टू, ये g कैपिटल G की जो भी वैल्यू है वो रख देंगे मल्टीप्लाई बाय जीरो, किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो है, क्लियर। इसीलिए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड रेडियस द वैल्यू ऑफ g इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अभी तक के पार्ट में मैं इतना ही क्लियर करना चाहूंगी। फिर कुछ दिया है आपके बुक में, एवरी प्लैनेट एंड थिंक अबाउट इट दिया है, हैज अ डिफरेंट मास एंड रेडियस, सभी प्लैनेट और सैटेलाइट्स को डिफरेंट मास और रेडियस होते हैं। हेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 द वैल्यूज ऑफ जी ऑन देयर सरफेसेस आर डिफरेंट। ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सभी प्लैनेट पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है। ऑन द मून, मून पर, ये क्वेश्चन थर्ड का है, थर्ड स्टैंडर्ड में मैंने स्टूडेंट्स को कुछ बताया था, तब मुझे याद है मेरे कुछ पास के लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने देखा था कि 1/6 लिखा है यहाँ पर, तो मून का जो वैल्यू है पृथ्वी की ग्रेविटी की जी की वैल्यू से 1/6 होता है, इसलिए मून का भी अगर नहीं आता है तो आप वैल्यू जो है वो 1/6 कर लेंगे, ठीक है, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। एज अ रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 टाइम्स हायर ऑन द मून। उतनी ही फोर्स से अगर हम जंप करते हैं तो 6 गुना हम ऊंचे जाते हैं, कहाँ पर, मून पर। मून पर अगर हम जंप करते हैं तो जितना जंप उतनी ही फोर्स से अगर हम पृथ्वी पे कर रहे हैं तो हम बस इतना ही जंप करेंगे, थोड़ा सा ही जंपिंग होगा, पर अगर वही फोर्स से हम मून पे करेंगे तो जंपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, 6 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो इतना पोर्शन आज के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मास और वेट पढ़ाने वाली हूँ और इसके बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेंगे और लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्लियर, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। और एक और है कि अगर आपको कोई क्वेरीज है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन रह गया जो स्केलर वेक्टर का है, मैं कोशिश करती हूँ इस वीडियो में डालूं, अगर नहीं डालती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में एकदम शुरुआत में ही वो आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद, क्योंकि उसके बहुत सारे पॉइंट्स है तो मुझे क्लियर करना है, शॉर्ट में नहीं होगा, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए अभी इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।